कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप लोग कहीं न कहीं निश्चित रूप से अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से संघर्ष ही जीवन है और जो संघर्ष करता है उसे सफलता मिलती है। मैं अपने तरफ से कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से आप लोगों तक जुड़ रहा हूं और धीरे धीरे मेरी कोशिश यही है कि मैं टॉपिक के साथ रेगुलर आप लोगों के साथ जल्द से जल्द जुड़ूं। मेरे आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ये आप लोगों का ही चैनल है, ये आप लोगों को कुल मिला के सब कुछ देखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को कुल मिला के शेयर करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे मैं और उत्साह के साथ उमंग के साथ कहीं ना कहीं अपने क्लास वीडियो को बना सकूं। आज मैं अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सुधार लेकर आया हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं सम्राट है। मैंने पिछले टर्न पर कुल मिला के अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत के विषय में आप लोगों से चर्चा की थी और मैंने कहा था कि अलाउद्दीन का जो राजत्व सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से तीन बेस्ड है, तीन पिलर हैं उसके। अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का पहला पिलर जो है वो कुल मिला के कहीं वो चाहता है कि धर्म और राजनीति कुल मिला के कहीं कहीं एक दूसरे से अलग होना चाहिए। धर्म और राजनीति का पृथकीकरण, और धर्म और राजनीति अगर आपस में टकराते भी हैं तो राजा के आदेश को सर्वोपरि माना जाएगा, ये मैं बता चुका हूं। दूसरा कि निरंकुश होना सम्राट का बहुत ज्यादा जरूरी है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह कुल मिला के तीसरा जो है वो ये है कि किसी भी कीमत पर कुल मिला के कहीं एक साम्राज्यवाद, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना। और निश्चित रूप से अलाउद्दीन के जो राजस्व सुधार हैं वो उसके राजत्व सिद्धांत से ही प्रभावित है। कहीं ना कहीं मैंने कहा कि कुल मिला के अलाउद्दीन एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर है, उसकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अपन अलग पढ़ेंगे। आज मैं कुल मिला के उसके राजस्व सुधार की बात करना चाहता हूं, और राजस्व सुधार पर अगर बात करूं तो अलाउद्दीन के राजस्व सुधार का लक्ष्य ही है कि भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। तो जब भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहता है तो फिर वो पूछेगा कि सर ये बताइए कि फिर राजस्व सुधार का साम्राज्य विस्तार से संबंध क्या है। बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि राजस्व सुधार करने का लक्ष्य ही है कि ज्यादा से ज्यादा, आप जरा समझिएगा, साम्राज्य विस्तार करना है तो उसकी आवश्यकता क्या पड़ेगी? एक सेना चाहिए, एक विशाल सेना खड़ी करना पड़ेगा, और एक विशाल सेना खड़ी करने के लिए निश्चित रूप से उसको नगद वेतन देना है, सेना का खर्च उठाना है तो पैसा होना चाहिए। तो राजकोष जब भरेगा तभी ना सेना रख पाओगे, तो राजकोष भरेगा कहां से? जब तक राजस्व सुधार नहीं करोगे तब तक राजकोष नहीं भरेगा, और राजकोष में जब पैसा होगा तब उसी बल पर सेना रखी जाएगी और उस सेना के बल पर साम्राज्य खड़ा किया जाएगा। यानी यूं कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार का उद्देश्य भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम राजस्व सुधारों को पढ़ेंगे। तो एक तो बहुत बड़ी साम्राज्य को खड़ा करना चाहता, दूसरा कि इस समय हिंदुस्तान में कुल मिला के आपको मालूम होना चाहिए इस उत्तर पश्चिम से बड़े पैमाने पर मंगोल आक्रमण भी हो रहे हैं। तो मंगोल आक्रमणों से इस देश को बचाना है तो भी सेना रखना पड़ेगा। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बड़े पैमाने पर मंगोल अटैक हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता है। देखिए वो सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण कर रहा है। तो इन दोनों उद्देश्यों के लिए सेना चाहिए, और सेना के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए कहने कि राजकोष में धन चाहिए, और राजकोष में धन जो है रेवेन्यू रिफॉर्म से आएगा, यानी राजस्व सुधारों से आएगा। यानी मोटा माटी हम कह सकते हैं कि उसके राजस्व सुधार का उद्देश्य भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम राजस्व सुधारों को पढ़ने जा रहे हैं। तो अलाउद्दीन के अगर राजस्व सुधार की बात अगर करें तो पहला रिफॉर्म्स वो क्या कर रहा है जरा समझने की जरूरत है। और पहले रिफॉर्म्स में उसने क्या किया कि बहुत सी जागीरों को उसने जब्त कर लिया, बहुत सी जागीरों को उसने जब्त किया। ये जागीरें कौन सी जब्त कर रहा है? जो कहीं कि मिल्क के रूप में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मिल्क के रूप में। मिल्क का मतलब यह होता है कि कुल मिला के उन लोगों को जो उपहार स्वरूप कुछ संपत्ति दी गई हो, कुछ उपहार दिया गया हो, या इनाम के रूप में कोई चीज दी गई हो, या कोई जमीन या जागीर दी गई हो, इसको मिल्क कहते हैं। और दूसरा है वक्फ। वक्फ का मतलब है धर्म के आधार पर जो दिया गया, धर्म के आधार पर जो अनुदान दिया जाता था उसको वक्फ कहते थे।
यानी अलाउद्दीन खिलजी से पहले अन्य सुल्तानों ने बहुत से लोगों को मिल्क के रूप में, इनाम के रूप में, उपहार के रूप में अनुदान दे रखा था, जमीनें दे रखी थी, जागीरें दे रखी थी। इसी प्रकार से वक्फ के आधार पर कलना के बहुत से धार्मिक अनुदान दिए गए थे। और इन लोगों को जो जागीरें दी गई थी वो वर्तमान में किसी भी आधार पर वो राज्य की सेवा भी नहीं कर रहे थे। यानी जिन लोगों ने पहले जागीरें का उपभोग कर रहे हैं वो आज की डेट में कुल मिला के कहीं ना कहीं राज्य की सेवा भी नहीं कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इस प्रकार की जागीरों की जांच करवाई और उसने पाया कि बहुत सी ऐसी जागीरें हैं जो लोग जागीरों का उपभोग तो कर रहे हैं, जो पूर्व के सुल्तानों से उनको मिली हुई है, लेकिन वो आज की डेट में शासकीय सेवा में नहीं है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार की सभी जागीरों को जब्त कर लिया और इन सभी जागीरों को जब्त करने के पश्चात उसने योग्य लोगों को दिया। उन लोगों को जागीरें बांटी जो कुल मिला के कहने की शासन की सेवा में थे या योग्य थे, जो कहने मतलब उन जागीरों के कुल मिला के उपभोग के योग्य थे। ऐसे लोगों को, ऐसा नहीं कि जागीरें टोटल जब्त कर ली हो और उसके बाद किसी को नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। कुछ जागीरें उसमें से दी गई, उन लोगों को दी गई जो आज की डेट में उनकी जरूरत है या कुल मिला के शासन की कार्य कर रहे हैं, शासन की सेवा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर जागीरें जब्त होने से सुल्तान की जो प्रत्यक्ष भूमि थी, सुल्तान की जो जमीन थी, उसमें बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। और सुल्तान की जो जमीन वृद्धि हो रही है उस भूमि को खालसा भूमि के नाम से जाना जाता है। खालसा भूमि, जरा समझिएगा इस बात को। यानी सुल्तान ने जब इस प्रकार के बड़े पैमाने पर जागीरों को जब्त किया तो जब्त करने के बाद कुछ जागीरें तो निकाल कर कुछ योग्य लोगों को दी गई जो शासकीय सेवा में थे, लेकिन बड़े पैमाने पर जो जागीरें बची हुई थी वो सुल्तान ने अपनी प्रत्यक्ष भूमि में मिला के कन्वर्ट कर दिया, जिस पर डायरेक्ट सुल्तान का अधिकार होता था। उस भूमि को खालसा भूमि कहते थे और इसे हजारों एकड़ इस प्रकार की जमीनें जब खालसा भूमि में परिवर्तित हो गई तो जब सुल्तान की भूमि में वृद्धि होगी तो सुल्तान की आमदनी में वृद्धि होगी। आप समझ सकते हो, क्योंकि उस समय राज्य की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। तो जिसके पास जमीन ज्यादा होगी उसका टैक्स बढ़ेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सल्तनत काल में सबसे ज्यादा खालसा भूमि अगर किसी के पास थी तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। इस प्रकार से जागीरों को जब्त करके सुल्तान ने बड़े पैमाने पर खालसा भूमि में उन जागीरों को कन्वर्ट किया और इससे सुल्तान की जमीन में जब वृद्धि हुई तो सुल्तान की आमदनी में वृद्धि हुई। जैसा मैंने अभी कहा कि सुल्तान के राजस्व सुधार का बहुत बड़ा लक्ष्य है साम्राज्य विस्तार, और उस साम्राज्य विस्तार के लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से राजकोष में, ट्रेजरी में बहुत ज्यादा धन चाहिए। इसीलिए उसने जागीरों को जब्त करके बड़े पैमाने पर खालसा भूमि को तैयार किया और उसके आधार पर उसने अपनी आमदनी को बढ़ाया। ये क्लियर। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं ये पहला सुधार अपन ने किया। अगर दूसरे सुधार की बात करें तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट सुधार है, जरा समझने की जरूरत है। अभी तक क्या था थोड़ा हम लोग समझें तो ये सुल्तान भाई साहब हैं। ये कौन है? ये सुल्तान है। ये बीच में कुल मिला के कहीं ना कहीं दूसरा सुधार थोड़ा ध्यान रख लें। बीच में कुछ गांव के सरपंच हुआ करते थे जिनको खूत मुकद्दम चौधरी के नाम से जाना जाता। खूत मुकद्दम चौधरी, ये खूत मुकद्दम चौधरी लोग हुआ करते थे, जरा समझने की जरूरत है। ये चौधरी हुआ करते थे, ये खूत मुकद्दम चौधरी हैं। नीचे कौन हुआ करते थे? तो नीचे किसान हुआ करते थे। अब ये नीचे किसान भाई साहब हैं। खूत मुकद्दम चौधरियों की भी अपनी बड़े पैमाने पर जागीर हुआ करती थी। यानी ये खूत मुकद्दम जो चौधरी थे इनकी स्वयं की जागीर हुआ करती थी। अब अभी तक क्या व्यवस्था थी? अभी तक क्या मतलब अलाउद्दीन खिलजी से पहले तक क्या व्यवस्था थी? ये किसानों से गांव के जो बिचौलिए होते थे, जो सरपंच हुआ करते थे, खूत मुकद्दम चौधरी, ये वसूली किया करते थे और सुल्तान तक कुल मिला के कहीं के टैक्स पहुंचाया करते थे जो उपज का 1/3 भाग होता था। उपज का 1/3 भाग होता था। लेकिन कुल मिला के ये खूत मुकद्दम चौधरी क्या करते थे कि किसानों से ज्यादा रेवेन्यू लिया करते थे और कम से कम सुल्तान तक पहुंचाया करते थे। सुल्तान इन खूत मुकद्दम चौधरियों के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले पाता था। इसलिए नहीं ले पाता था कि इनकी संख्या हजारों में हुआ करती थी। भाई गांव के सरपंच हुआ करते थे, 10-5 गांव के मालिक हुआ करते थे, ऐसे तो हजारों गांव थे राज्य में। तो इस प्रकार से ये सब क्या करते थे, जब सुल्तान इनके खिलाफ कोई एक्शन के बारे में सोचते थे तो ये सब आपस में एक हो जाते थे। इनकी स्वयं की सेनाएं होती थी, इसीलिए सुल्तान लोग इनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले पाते थे। और अलाउद्दीन खिलजी से पहले केंद्र पर परमानेंट आर्मी का कांसेप्ट भी नहीं था, इसीलिए सुल्तानों की अपनी स्वयं की सेना भी नहीं होती थी। इसीलिए अपना मनमाना कर रहे हैं, यहां से ज्यादा वसूल करते थे और यहां कम पहुंचाया करते थे। यानी पूरी की पूरी मलाई कौन खा रहा है? ये बिचौलिए लोग खा रहे हैं।
तो यहां से किसानों से ज्यादा तो लेकर खा ही रहे हैं, साथ में इन खूत मुकद्दम चौधरियों की स्वयं की बड़े पैमाने पर जागीरें होती थी और उन जागीरों का ये उपभोग करते थे और इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे। यानी अलाउद्दीन खिलजी से पहले इन खूत मुकद्दम चौधरियों के अपने विशेषाधिकार हैं। ये पूरी तरह से कुलना के किसानों से राजस्व वसूल करने के लिए जिम्मेदार हैं और अंततः मैंने क्या कहा, इसका वो कुलना के लाभ उठाते थे। किसानों से ज्यादा वसूल करना, कम से कम सुल्तानों तक देना और अपनी जागीरों से भी कोई टैक्स नहीं देना। यानी इस व्यवस्था में कुलना के किसान का शोषण हो रहा है, साथ में सुल्तान को भी कुछ नहीं मिल रहा है। यानी मजे कौन कर रहा है? बिचौलिया कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा यार ये तो बड़ा गड़बड़ काम है, इसको कुलना के सुधारा जाना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले सोचा कि ताकतवर लोग हैं, तो उसने सबसे पहले क्या किया, केंद्र पर 5,70,000 की टॉप क्लास की 4,70,000 की टॉप क्लास की आर्मी खड़ी करी। 4,70,000 लगभग 5 लाख की घुड़सवार सेना तैयार की, जिससे क्योंकि सल्तनत काल में सबसे पहले केंद्र पर एक स्टैंडिंग आर्मी, एक परमानेंट आर्मी लाने वाला कौन व्यक्ति है? अलाउद्दीन खिलजी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया कि एक टॉप क्लास की आर्मी खड़ी की। उसके बाद उसने, अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला व्यक्ति है जो खूत मुकद्दम चौधरियों के विशेषाधिकारों को अब खत्म करेगा। इनके विशेषाधिकार खत्म। विशेषाधिकार का मतलब है कि अब आप ये किसानों से राजस्व की वसूली नहीं कर पाओगे भाई साहब, जो करना था कर लिए, और वसूली करोगे तो कुलना के जैसा हम कहेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सुल्तान ने डायरेक्ट कुलना के रेवेन्यू ऑफिसरों की भर्ती की, राजस्व अधिकारी नियुक्त किए जिनका नाम था आमिल। क्या नाम था? इस प्रकार से बहुत से राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की, आमिल की नियुक्ति की, गुमास्ता की नियुक्ति की, गुमास्ता। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े पैमाने पर राजस्व अधिकारियों की भर्ती करता है और ये अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान है जो अपने राजस्व अधिकारियों के माध्यम से किसानों से डायरेक्ट लगान की वसूली करता है, प्रत्यक्ष लगान की वसूली करता है, जिससे किसानों को खूत मुकद्दम चौधरियों के शोषण से मुक्त कराया जा सके। क्लियर? यानी अब जो खूत मुकद्दम चौधरियों के विशेषाधिकार थे वो धीरे धीरे खत्म और सुल्तान ने कुलना के अपने रेवेन्यू ऑफिसर आमिल और गुमास्ता के माध्यम से अंततः किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट किया। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि सल्तनत काल में कुलना के किसानों से प्रत्यक्ष रूप से कर की वसूली करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी हैं। अब आप एक प्रश्न करेंगे कि सर एक चीज बताइए कि मानकर चलिए कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है ये भी तो बदमाशी कर सकते हैं। आप यार देखिए अलाउद्दीन खिलजी का अंगूठा टेक व्यक्ति क्या सुधार कर रहा है यार। सल्तनत काल में दो कुलना के आपको अलाउद्दीन खिलजी और मुगल काल में अकबर, ये दोनों अंगूठा टेक हैं, लेकिन दोनों ने जबरदस्त रिफॉर्म किया, जबरदस्त सुधार किया है। यदि ये मान लीजिए ये आमिल हो चाहे गुमास्ता हो जो रेवेन्यू का काम कर रहे हैं, अगर ये बदमाशी करेंगे तो इस राजस्व व्यवस्था को चलाने के लिए एक अन्य विभाग बना दिया गया है, दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज, ध्यान रखिएगा, दीवाने मुस्तखराज नामक एक नया विभाग बनाया गया। ये दीवाने मुस्तखराज विभाग क्या करता था? ये कुलना के रेवेन्यू ऑफिसरों के ऊपर निगरानी रखता था कि किसानों से आप कितना वसूल कर लाए हो, कुलना के कितना राजकोष में जमा कर रहा है। यानी जो भी बकाया लगान कुलना के अगर रहती थी उसकी कुलना के वसूली का काम दीवाने मुस्तखराज में होता था। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने तो इन कुलना के राजस्व अधिकारियों का पहले वेतन बढ़ा दिया, इतना वेतन कर दिया कि आप बदमाशी ना करो, भ्रष्टाचार ना करो। लेकिन फिर भी आप लोग जानते हो यार, लाखों वेतन हो जाए अगर साला रेवेन्यू ऑफिसर बन गए और दिन रात वसूली हो रही है तो लोगों की जीभ लपलपाएगी या कि थोड़ा सा चाय पानी का तो होता है। तो भाई साहब कुलना के इस समय तो चाय पानी का मनमोहन और मोदी की सरकार में तो चाय पानी नहीं, खूब कुलना के खाओ। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का समय है, वहां चाय पानी का नहीं निकल पाएगा। तत्काल जांच होगी और जांच में कुलना के बदमाशी की तो आपको 6 इंच छोटा का मतलब आपको कुलना के कहने की हत्या की जाएगी आपकी। राजस्व अधिकारियों पर हमेशा शिकंजा कसा रहता था क्योंकि राजस्व अधिकारियों को किसानों से लगान वसूली करना है, इसलिए दीवाने मुस्तखराज जो है डायरेक्ट कुलना के कहने की राजस्व अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है कि भाई साहब आप किसान से कितना वसूल करके लाए हो बताइए, और अगर जो वसूल करके लाए हो और उसमें जो बचा हुआ है वो कब जमा करोगे ये भी बताइए। और अगर गड़बड़ करते थे राजस्व अधिकारी लोग तो तत्काल कुलना के उनको मृत्युदंड दिया जाता था। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि भाई साहब राजस्व अधिकारियों की हालत इतनी खराब है कि कोई भी लड़की का बाप अपने लड़की का विवाह किसी राजस्व अधिकारी से नहीं करना चाहता है। इसीलिए नहीं करना चाहता है कि यार दिन रात कुलना के पैसे में रहता है, कहीं जीभ लपलपा गई, कहीं भ्रष्टाचार कर दिया तो साला जो है मर जाएगा तो हम मोड़ी को लेकर कहां जाएंगे।
जियाउद्दीन बर्नी कह रहा है कि राजस्व अधिकारी से कोई भी लड़की का बाप अपनी लड़की का ब्याह नहीं करना चाहता है। आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त कुल मिला के कितना कठोर नीति है अलाउद्दीन खिलजी की। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व अधिकारियों के माध्यम से किसानों से डायरेक्ट लगान की वसूली की। अब आप कहेंगे सर ये खूत मुकद्दम चौधरियों का फिर क्या हुआ? इन खूत मुकद्दम चौधरियों के विशेषाधिकारों को समाप्त, यानी 7वें कुल मिला के अब जो है वसूली का काम ये आमिल करेंगे। 7वें कुल मिला के इन खूत मुकद्दम चौधरियों की जागीरों से भी अब टैक्स लिया जाएगा, यानी आपकी वसूली के राइट्स भी खत्म। यदि हैं तो कुल मिला के आप आमिल और गुमास्ता के कहीं की निगरानी में कुल मिला के सिर्फ वसूली करेंगे। साथ में आपको आपकी जागीर पर से भी टैक्स देना पड़ेगा। यानी खूत मुकद्दम चौधरी और किसानों में अब कोई अंतर नहीं रह गया। जियाउद्दीन बर्नी तो यहां तक कहता है कि खूत मुकद्दम चौधरी जो पहले कुल मिला के वसूली करते थे, विशेषाधिकारों का वो करते थे, रेशमी वस्त्र पहनकर हाथी पर बैठकर घुमा करते थे, मिठुआ पान खाया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब से इनके विशेषाधिकारों को समाप्त किया है, इनके घर की औरतें अंततः कुल मिला के पड़ोस के मुसलमानों के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती हैं। क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी थोड़ा सा बड़ा धार्मिक दृष्टि से संकीर्ण विचार का है, क्योंकि खूत मुकद्दम चौधरी उस समय ज्यादातर हिंदू लोग हुआ करते थे। इसीलिए वो कहता है कि खूत मुकद्दम चौधरियों के विशेषाधिकार समाप्त हो जाने से अब इनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। ये गरीबी में जी रहे हैं और इनकी घर की औरतें कुल मिला के बगल के मुसलमानों के घर में जाकर बर्तन धोने का काम कर रही हैं। इसका मतलब यह निकल कर आता है कि पहले जैसी स्थिति अब इनकी नहीं रही है। इसीलिए क्योंकि इनके जमीनों पर से भी अब टैक्स लिया जाएगा, यहां से भी टैक्स, इनका काम खत्म कर दिया गया। यानी इन खूत मुकद्दम चौधरी और किसानों में अब किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहा। क्लियर? अब जरा समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे तो इनको मुक्त करा दिया, लेकिन अपने अधिकारियों के माध्यम से कुल मिला के लगान की वसूली कितनी कर रहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी अभी तक 1/3 था, अब अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 लिया है। यानी हर किसान को अपनी आमदनी का 1/2 यानी 50% टैक्स देना पड़ेगा। मैंने अभी कहा था कि अलाउद्दीन के राजस्व सुधार का लक्ष्य ही है एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना। कहीं भी लक्ष्य नहीं है वेलफेयर का, बिल्कुल लक्ष्य नहीं है। वो एक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। इसीलिए किसानों को कहां लाभ मिल रहा है? किसान तो 1/2 अब दे रहा है। यानी सल्तनत काल में सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है। 1/2 यानी किसान कुल मिला के जो पहले दे रहे थे इन खूत मुकद्दम चौधरियों को, अब वही स्थिति पुनः बनी हुई है। यानी शोषण तो अभी भी हो रहा है, फर्क यह है कि खूत मुकद्दम चौधरियों की जगह किसान ले रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ले रहा है। तो इस प्रकार से कुल मिला के सल्तनत काल में सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला जो सुल्तान है उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, जो उपज का 1/2 ले रहा है। क्लियर? एक और सुधार उसने किया। अभी तक क्या था कि कुल मिला के राजस्व सुधार में बटाई प्रथा थी। आप लोग जानते हो कि कुल मिला के कहने के गांव में आप जाते हो, जिसकी जमीन रहती है, ज्यादा जमीन वाला जो रहता है वो कम जमीन वाले को, या जिसके पास नहीं जमीन होती है उसको जमीन दे देता है, या कम जमीन वाले लोग ज्यादा जमीन जिनके पास रहती है उनके यहाँ बटाई करते हैं और बटैया में 50-50% हो जाता है। अभी तक सल्तनत काल में भी बटाई प्रथा थी, लेकिन सल्तनत काल में पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल में पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है जो भूमि की पैमाइश करा रहा है। भूमि की पैमाइश करा के राजस्व की वसूली कर रहा है, जिसको मसाहत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आएगा, सल्तनत काल में सबसे ज्यादा राजस्व की वसूली करने वाला कौन है? तो सबसे ज्यादा राजस्व लेने वाला भी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है, जो 1/2 है। सब भूमि की पैमाइश करके किसने राजस्व की वसूली किया है? तो उसका भी कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी है। तो सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश की जा रही है पहली बार, और भूमि की जो यूनिट है, इकाई है, वो बीघा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो क्या है? बीघा है। मैंने अभी कहा भूमि की पैमाइश को क्या कहते थे? मसाहत। कहीं प्रश्न आ जाए कि मसाहत व्यवस्था लाने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। दूसरा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स ले रहा है, 1/2। एक थोड़ा ध्यान रखिए, किसानों से कितना लिया जा रहा है? अब 1/2। तीसरा उसने क्या किया, जरा समझने की चीज है। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार मैंने आधा कर दिया है, 50% टैक्स ले रहा हूं, फिर भी कुल मिला के कहने के किसान जो है किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई गुंजाइश है, क्योंकि विरोध का स्वर तो दिख ही नहीं रहा है। तो सुल्तान ने फिर 2 नए टैक्स लगाए हैं। एक घड़ी लगा दिया। घड़ी का मतलब होता है हाउस टैक्स, ध्यान रखिएगा। घड़ी का मतलब है हाउस टैक्स, और दूसरा है चरी। चरी का मतलब है, दूसरा क्या है? चरी है। चरी का मतलब क्या है? पशुओं के चराने का टैक्स।
तो पशुओं के चराने का टैक्स ले लिया गया। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहे हैं इस राजस्व सुधार में, भूमि की पैमाइश कर रहे हैं जिसको मसाहत किया जा रहा है। राजस्व की वसूली कितनी हो रही है, 1/2 हो रही है, और साथ में 2 नए टैक्स उन्होंने लिया, घरी और चरी। आप समझ सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी पहले से ज्यादा टैक्स ले रहा है। इस प्रकार से इतिहासकारों ने, मोरलैंड जैसे इतिहासकारों ने तो यहां तक कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक किसान अपनी आमदनी का 75 से लगभग 80% तक टैक्स दे देता था। यानी 75 से 80% तक क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है, और फिर भी वो विद्रोह करने का साहस नहीं कर पा रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि अलाउद्दीन के राजस्व सुधार का बिल्कुल किसी भी तरह से लक्ष्य, कहीं भी लक्ष्य नहीं है कि वो किसानों का कुलना के हित चाहता है। मैंने क्या कहा, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार से राजस्व सुधारों को अंजाम दिया। इसमें एक और थोड़ा सा राजस्व सुधारों की बात अगर कर लें तो अभी तक जो है, मैंने कहा कि ये जो भूमि की जो हिंदुओं से टैक्स लिया जा रहा है, क्योंकि सल्तनत काल में कुछ टैक्स हैं, जैसे पहला आता है खराज। ध्यान रखिएगा, खराज का मतलब है कि गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमान मतलब हिंदुओं से लिया जाने वाला भू राजस्व है, जो अभी कितना लिया जा रहा है, 1/2। मैंने अभी कहा कितना लिया जा रहा है, 1/2 लिया जा रहा है। तो हिंदुओं से जो है भू राजस्व जो लिया जा रहा है वो 1/2 लिया जा रहा है, मैंने अभी कहा, जिसको खराज कहते हैं। ये सुल्तानों की आमदनी का बहुत बड़ा सोर्स होता था। दूसरा क्या होता था, जो खम्स है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खम्स। अब अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स में क्या किया, अगर इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए, ये खम्स क्या है और इसमें क्या कुल के कहने के अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार किए हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खम्स क्या है, खम्स का मतलब होता है युद्ध में लूटा गया धन। युद्ध में लूटा गया धन, युद्ध में लूटा गया धन कैसे है कि सुल्तान के जो सैनिक हुआ करते थे वो कुलना के युद्ध अभियानों पर जाया करते थे, और जो युद्ध में लूटमाट किया जाता था उस लूटपाट का कुलना के 80% तो सेना में बांट दिया जाता था। 80% पर हिस्सा किसका होता था, सेना का होता था, और 20% कुलना के अभी तक सुल्तानों का हिस्सा था। क्लियर, यानी 20% पर कुलना के सुल्तान होते थे और 80% पर सेना को बांट दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए इसको रिवर्स कर दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या व्यवस्था कर दी, अलाउद्दीन खिलजी ने यह कर दिया कि 80% अब सुल्तान लेंगे। 80% कौन लेगा, सुल्तान लेगा, और 20% कौन लेंगे, यानी 20% अब सेना लेगी। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरीके से भी उसने अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास किया है। आप कहेंगे सर 80% अब सुल्तान क्यों लेगा, 80% सुल्तान इसलिए लेगा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी परमानेंट आर्मी रख रहा है, उसको परमानेंट नगद वेतन दे रहा है। अभी तक नगद वेतन का कंसेप्ट पहले नहीं था, इसीलिए सैनिकों को 80% बांटा जाता था। लेकिन अब कुलना के अलाउद्दीन ने कहा कि भाई मैंने परमानेंट आर्मी रख रखी है, तुम लोगों को मैं 12 महीना नगद वेतन दे रहा हूं, 234 टन का वार्षिक दिया जा रहा है, इसीलिए लूट के धन में तो अब आपका हिस्सा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो 20% सेना को देता है और 80% सुल्तान स्वयं रख रहा है। आप समझ सकते हो, इसी प्रकार से कुलना के पहले से जो जजिया टैक्स है वो भी लिया जा रहा है। जजिया भी हिंदुओं से वसूला जाने वाला टैक्स था, और जजिया का बहुत बड़ा इतिहास है। भारत के इतिहास में सबसे पहले जजिया जो टैक्स लिया गया वो मोहम्मद बिन कासिम के समय में लिया जा रहा है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर हमला किया और सिंध को जीत लेता है, तो इस प्रकार से जजिया सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ले रहा है। फिर प्रश्न आएगा कि धीरे धीरे जजिया कर खत्म हो गया, नहीं, जजिया कर चलता रहा। तुर्क आए, उन्होंने भी जजिया लिया, अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने भी जजिया लिया। जजिया मतलब मुसलमानों, हिंदुओं से लिया जाने वाला कर। जजिया मतलब हिंदुओं से लिया जाने वाला कर। फिर आप कहेंगे सर भारत में सबसे पहले जजिया हटाया किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में एक सल्तनत बन रही है जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य, और इस बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हम हसन गंगू कहते हैं। इस प्रकार से दक्षिण भारत में सबसे पहले जजिया जो है हटाया जा रहा है, हसन गंगू के द्वारा हटाया जा रहा है। उत्तर भारत में जजिया कर फिर हटाया किसने जा रहा है, कश्मीर में एक शासक हुए जिनका नाम था जैनुल आब्दीन। तो कश्मीर में एक शासक हुए जिनका नाम था जैनुल आब्दीन, इसने सबसे पहले जजिया कर को हटाया है। इसे कश्मीर का अकबर भी इसको कहा गया है। उसके बाद मुगलों में किसने हटाया, तो 1564 में अकबर ने हटाया। फिर किसने लगा दिया, तो 1679 में 1679 में औरंगजेब ने लगा दिया। लेकिन फिर प्रश्न आएगा कि सर अंतिम रूप से जजिया किसने हटाया, तो मोहम्मद सारंगीला के समय में जजिया हट जाता है। हटने का मतलब है तुम्हारी औकात नहीं थी, क्योंकि मुगल कमजोर हो चुके थे, इसीलिए वो जजिया वसूल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अंतिम रूप से मोहम्मद सारंगीला के समय में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से वो जजिया कर भी अलाउद्दीन खिलजी ले रहा है, जकात भी लिया जा रहा है। जकात ये मुसलमानों के हितों पर खर्च होने
वाला टैक्स है मुसलमानों से लिया जाता था और मुसलमानों के हितों पर ही खर्च होता था, जो इनकी मुसलमानों की आमदनी का 2.5% होता था। तो पहले से जो टैक्स है वो चल रहे हैं। जैसे खराज जो गैर मुसलमानों ने हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स है, अभी तक 1/3 था, अब कितना कर दिया गया, 1/2 कर दिया गया। इन्हें उससे भी बड़ी आमदनी अलाउद्दीन की बढ़ी। इसी प्रकार से खम्स में उसने 80% कर दिया, जो पहले 20% लिया जाता था। मेरा यह कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो राजस्व सुधार हैं उसका बहुत बड़ा लक्ष्य कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ज्यादा धन की वसूली है। इसीलिए मैंने कहा कि वो जागीरों को जब्त करता है, उससे खालसा भूमि में कुल मिला के कन्वर्ट करता है और उससे भी उसकी आमदनी वृद्धि होती है। इसी प्रकार से खुद मुकद्दम चौधरियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर देता है और उसके द्वारा कुल मिला के सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनसे उपज का 1/2 भाग लेता है। इससे भी इसकी आमदनी बढ़ती है। साथ में वो भूमि की पैमाइश भी कराता है, जिसको मसाहत कहते हैं। इसी प्रकार से घरी और चरी 2 टैक्स लेकर आया। इसी प्रकार से खम्स में उसने 80% लेना शुरू कर दिया। जजिया जकात पहले से टैक्स चल रहे थे। इस तरह से सुल्तान के राजस्व सुधारों के द्वारा निश्चित रूप से सुल्तान कहीं ना कहीं अपने राजकोष में वृद्धि कर लेता है और राजकोष में जब बड़े पैमाने पर पैसा आ जाता है तो उसके बल पर कुल मिला के केंद्र पर 4,70,000 की एक टॉप क्लास की एक स्टैंडिंग आर्मी, एक परमानेंट आर्मी खड़ा करता है और उसी सेना के बल पर वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है, जो उसका सपना था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधारों का जो लक्ष्य था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना, वो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य में पूरा कहीं ना कहीं सफल हुआ। यानी अलाउद्दीन के राजस्व सुधारों का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य थे, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सुधार अपने आप में अद्भुत है, महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि प्रश्न मेंस में जरूर पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार का उद्देश्य क्या है। तो साम्राज्य खड़ा करना, साम्राज्य विस्तार करना, एक बहुत बड़ी सेना रख के मंगोलों के आक्रमण से अपने देश को सुरक्षित करना, और निश्चित रूप से इन दोनों ही उद्देश्यों में वो सफल रहता है। इस प्रकार से मुझे विश्वास हो गया कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये राजस्व सुधार समझ में आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जमकर कुल मिला के अपनी पूरी शक्ति और एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहिए, क्योंकि बाबू संसार में परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है। तुलसीदास भी कुल मिला के कहीं की मानस में लिख चुके हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को एक बार पुनः नमस्कार करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।